कभी सोचा है कि कैसे एक अकेले इंसान का अपमान एक पूरे देश के सम्मान की लड़ाई बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर की बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो दक्षिण अफ्रीका की एक ट्रेन से शुरू हुआ और भारत के संविधान के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। अच्छा, जब हम गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर एक ही तस्वीर आती है, एक साधारण सी धोती पहने एक शख्स की। लेकिन ये कहानी उस गांधी से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अलग गांधी से। एक अमीर, लंदन में पढ़े लिखे वकील जो सूट बूट पहना करते थे। उनका परिवार इतना संपन्न था कि उस जमाने में उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज सका, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात रही होगी। तो सवाल यही उठता है कि ये इंसान जो एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकता था, आखिर कैसे एक ऐसे आंदोलन का चेहरा बन गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? कैसे उनके निजी अपमान की लड़ाई ने भारत के संविधान के सबसे जरूरी सिद्धांतों को जन्म दिया? चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से कानूनी केस से। एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अपने केस के लिए कानूनी मदद चाहिए थी और इसके लिए उन्होंने चुना एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी को। गांधी जी तो बस एक केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना एक ऐसी लड़ाई से होने वाला था जो ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे देश की तकदीर बदलने वाली थी। वहां पहुंचते ही गांधी जी ने जो देखा ना, उसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। मतलब एक तरफ जहां अंग्रेज रहते थे, वहां एकदम साफ सफाई, बढ़िया सड़कें, हर तरह की सुविधा, और दूसरी तरफ जहां भारतीय और मूल अफ्रीकी लोग रहते थे, वहां सिर्फ गंदगी, टूटी फूटी नालियां और सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं था। और ये सब बस लापरवाही नहीं थी, ये एक सोची समझी नस्लीय भेदभाव की नीति थी। ये भेदभाव उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। गैर गोरों के लिए हर चीज अलग और घटिया। कानून जो आइडेंटली सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से बटा हुआ था। और हर कदम पर बेइज्जती, अपमान। ये एक ऐसा समाज था जो इंसान की कीमत उसके चमड़ी के रंग से तय करता था। और इस अपमान का सबसे कड़वा घूंट उन्हें तब पीना पड़ा जब फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट होने के बावजूद गांधी जी को सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थे। ये बात सिर्फ एक टिकट की नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। और कहते हैं उस स्टेशन की उस ठंडी रात में एक वकील के अंदर एक क्रांतिकारी पैदा हो रहा था। क्रेन वाली घटना तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो तब लगी जब वहां की सरकार एक बेहद अपमानजनक कानून लेकर आई। गांधी जी अब तक समझ चुके थे कि ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही, बल्कि ये पूरे समुदाय के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। इस कानून का ऑफिशियल नाम था एशियाटिक ऑर्डिनेंस, लेकिन गांधी जी ने इसे नाम दिया काला कानून। और ये था क्या? इस कानून के तहत हर एशियाई को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा, खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता और हर वक्त अपने साथ एक पहचान पत्र रखना पड़ता था जिसमें उनकी उंगलियों के निशान होते थे। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं था, यह गुलामी का एक सर्टिफिकेट था। तो अब मामला बिल्कुल आर पार का था। एक तरफ थी सरकार की तानाशाही जो लोगों पर पूरा कंट्रोल चाहती थी, उन्हें अपमानित करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे गांधी जी के नेतृत्व में खड़े आम लोग जो अपने सम्मान और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने इस काले कानून को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस ज्यादती के जवाब में गांधी जी ने कोई हिंसा या गुस्से का रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, उन्होंने एक नया तरीका, एक नया हथियार ईजाद किया। एक ऐसा हथियार जो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनका तरीका ना बहुत साफ और 3 स्टेप्स में था। पहला काम, नटाल इंडियन कांग्रेस बनाकर सभी भारतीयों को एक साथ लाना, उन्हें संगठित करना। दूसरा, सत्याग्रह का विचार सामने रखना, जिसका मतलब सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था, बल्कि सत्य के लिए लड़ना था। खुद तकलीफ सहकर जालिम के ज़मीर को जगाना था। और तीसरा कदम, जेल भरो जैसे बड़े पैमाने पर आंदोलन करना, ताकि सरकार की पूरी मशीनरी ही जाम हो जाए। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह और पहली बार जेल जाने का अनुभव, ये सब भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में इसी काले कानून के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था। यहीं पर उन्होंने उन तरीकों को आजमाया जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव बने। अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के उस संघर्ष के कई दशकों बाद, जब आज़ाद भारत अपना संविधान बना रहा था, तो उन पुरानी लड़ाइयों की गूंज सीधे हमारे संविधान में सुनाई दी। जरा याद कीजिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी?
नस्ल के नाम पर होने वाले भेदभाव और कदम कदम पर मिलने वाले अपमान के खिलाफ। और ठीक वही लड़ाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में एक पक्की गारंटी बन गई, जो साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये उस अपमान का एक सीधा और करारा जवाब था। अच्छा, गांधी जी की दूसरी बड़ी लड़ाई किस बात के लिए थी? सरकार की मनमानी के खिलाफ और हर इंसान के व्यक्तिगत सम्मान और उसकी आज़ादी के अधिकार के लिए। और यही संघर्ष हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का आधार बना, जो हर एक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जिसे कानून के बिना कोई भी नहीं छीन सकता। तो इस तरह से जो कभी सड़कों पर विरोध का एक तरीका था, एक दर्शन था, वो एक आज़ाद देश की कानूनी व्यवस्था की नींव बन गया। गांधी जी के संघर्ष ने जिन मूल्यों को जन्म दिया था, भारत के संविधान ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान उन सभी सवालों का एक ठोस और स्थायी जवाब है जो गांधी जी ने सालों पहले दक्षिण अफ्रीका में उठाए थे। जो अन्याय उन्होंने खुद झेला, संविधान ने यह पक्का किया कि भविष्य में भारत का कोई भी नागरिक उसे कभी न झेले। कानून के सामने हर किसी का बराबर होना, भेदभाव से आज़ादी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और सभी के लिए न्याय, यही वो सिद्धांत हैं जिन्होंने एक संघर्ष से एक महान गणराज्य तक का लंबा सफर तय किया। ये सफर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जिन अधिकारों के लिए इतनी लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी गई, आज के दौर में उनकी रक्षा करने की और उन्हें हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कैसे निभाई जा रही है।